साथियों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है समास विग्रह। पहले भाग में मैंने बताया था कि समास क्या है, समास की परिभाषा, समास की पहचान और समास को पढ़ना क्यों आवश्यक है। और अभी मैं सेकंड चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका भाग 2 मैंने बनाया है, समास का विग्रह। साथियों, समास का विग्रह बहुत ही आवश्यक है। समास के विग्रह को जानना बहुत आवश्यक है। बिना समास के विग्रह को जाने आप नहीं समझ पाएंगे कि समास कौन सा है। यदि हमें समास की पहचान करनी है, कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं, और यदि उन चीज़ों को समझना है तो हमें समास विग्रह को समझना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि साथियों, जो वीडियोज़ हैं काफ़ी मेहनत इनमें लगती है बनाने में, और इन वीडियो को यदि आप लोगों का सपोर्ट मिले, आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मुझे और एनर्जी मिलेगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से मैं बना के प्रस्तुत करूं, और आप लोगों की जो भी कठिनाई है विषय संबंधी, वो सारी कठिनाइयों को मैं दूर करूं। तो आज जो हम समास के विग्रह के बारे में समझेंगे, तो इसके लिए साथियों सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके अलग अलग चैप्टर डले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं आपको सरल तरीके से और मैं आपके अंदर वो चीज़ बैठा सकूं, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में, ताकि आप इन समासों को अच्छी तरह समझ पाएँ, और कहीं पर भी जहाँ भी आपको इनकी ज़रूरत पड़े हल करने की, वहाँ आप तुरंत इनके आंसर को तो आसानी से लगा सकें और आप समासों को अच्छे से कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है समास विग्रह। तो समास विग्रह में सबसे पहला जो समास हम ले रहे हैं आज, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम देखें तो इस समास का जो प्रथम पद है, देखो समास में 2 प्रकार के पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद या पूर्वापर जिसे बोलते हैं, या दूसरा होता है उत्तर पद। तो प्रथम पद या पूर्व पद इसमें प्रधान होता है, और अव्ययी भाव का जो प्रथम पद है वो अव्यय भी होता है। आपको पता है, अव्यय का मैंने बताया था पहले भाग में कि अव्यय वो होते हैं, वे शब्द होते हैं अव्यय जिनका लिंग, वचन, समय, स्थान आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो इनके जो पूर्व पद में, प्रथम पद में, हमेशा इस समास के प्रथम पद में अव्यय शब्द रहेगा। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, आमरण, यथा नियम। साथियों, यहाँ पर जो यथाशक्ति है, तो इसका जो यथा है वो इसका पूर्व पद है, और एक मिनट, यथा इसका पूर्व पद है, और जो शक्ति है वो इसका उत्तर पद है। 2 प्रकार के इसमें पद हैं। यथा क्या है इसका, यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। तो इसमें यथा ये पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। तो इसका जो विग्रह हम करेंगे वो कैसे करेंगे, इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यदि हम समास का विग्रह नहीं कर पाएंगे तो हमें आगे जो भी और भी समास है, तो उनको समझने के लिए उनका विग्रह समझना बहुत आवश्यक है। तो इसी प्रकार से दूसरा है जिसमें पूर्व पद क्या है, प्रति, और उत्तर पद है दिन। प्रतिदिन का मतलब है हर दिन या प्रत्येक दिन। तो इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा हर दिन, या हम इसको कहेंगे प्रत्येक दिन। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है हमारा भरपेट। तो भरपेट का अर्थ हो जाएगा पेट भर के, ये इनका विग्रह है। तो विग्रह का मतलब होता है साथियों कि समास का जो संक्षिप्त रूप में जो लिखा हुआ है, समासिक पद है। जब समासिक पद को हम विस्तार से लिखते हैं, समासिक पद को जब हम उसका विस्तार करते हैं, जब उसे विस्तार से लिखते हैं, तो हम उसको समास विग्रह कहते हैं। विग्रह का अर्थ साथियों क्या है, समासिक पद का जब विस्तार रूप में लिखना, या समासिक पद को जब विस्तार से लिखते हैं तो उसका विग्रह कहलाता है। तो यथा शक्ति का जो हमने विस्तारित रूप लिखा है वो क्या लिखा है, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन का हमने लिखा है हर दिन या प्रत्येक दिन। भरपेट का हमने लिखा है पेट भर के। इसी प्रकार आमरण का अर्थ होता है मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत। और यथा नियम का अर्थ होता है नियम के अनुसार। क्या होता है इसका अर्थ, नियम के अनुसार। तो इस तरह से साथियों हम इनका विग्रह करके हम पहचान लेंगे कि कौन सा समास अव्ययी भाव है। तो अव्यय भाव की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इनके प्रथम पद में या पूर्व पद में अव्यय आते हैं, यथा, और सबसे बढ़िया है कि यथा, तथा, आ, प्रति, भर, इस तरह के शब्द यदि किसी समास के पहले पद में आ जाए तो वह समास क्या कहलाता है, वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगला जो समास है हमारा वो है तत्पुरुष समास। तो जैसा कि मैंने पहले भाग में बताया था कि जिन साथियों को विभक्ति यदि याद रहेंगी, विभक्ति पता रहेंगी, तो वो तत्पुरुष समास को बड़े ही आसानी से पहचान सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो हमने पहले भाग में बताया था विभक्ति, जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष का देखो सबसे पहले तो क्या होता है, इसका जो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग,
दूसरा पद, या जिसको हम क्या कहेंगे, दूसरे पद को एक नाम और देते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। तो दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करेंगे तो उनके विग्रह के अंदर हमें विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह आवश्यक रूप से मिलेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें कारक चिन्ह अवश्य होता है। कारक, जैसे कि मैंने पहले भाग में भी आपको समझाया था, कारक मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना है ना, और संबंध काकी के, है ना। तो इस तरह से अधिकरण में पर, तो जहाँ पर कारक आएंगे, कारक विभक्ति यदि आपको याद होंगी तो आप तत्पुरुष को बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ तत्पुरुष समास के लिखे हैं, तो हम इसके लिए एक बार फिर पुनः विभक्ति थोड़ा लिख लेते हैं, जिस विभक्तियों से क्या होगा कि आपको समास को पहचानने में आसानी होगी। तो साथियों, हम दूसरा जो आपको समास समझा रहे हैं वो समास का नाम है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें एक बार पुनः विभक्ति समझनी होगी। तो विभक्ति में जो हमने बताई थी कि तत्पुरुष समास विभक्ति होती हैं 1 से लेकर 8 तक, लेकिन द्वितीय से लेकर यानी नंबर 2 से लेकर के और 7 नंबर तक की जो भी विभक्ति आती हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती हैं। तो जो पहला था हमारा कर्ता ने, इसको हम थोड़ा शॉर्ट लिख लेते हैं ताकि हमें याद समास पहचानने में आसानी होगी। कर्ता ने कर्म को करण से, अब जो यहाँ पर जो करण से का मतलब क्या हो जाएगा, वाई। यहाँ पर मतलब से मतलब वाई, यानी इसका एक नाम और है के द्वारा। क्या हो जाएगा? के द्वारा। जैसे देखो विभक्ति वही होती है जो इंग्लिश में प्रीपोजिशंस होते हैं। तो यहाँ याद रखना है, जिनको हिंदी समझ में नहीं आई विभक्ति या कारक चिन्ह, तो वो प्रीपोजिशन से भी समझ सकते हैं कि जिस समास के विग्रह में प्रीपोजिशन से यानी विभक्तियाँ हैं उसमें समझ लेना कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो इसके बाद में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर के लिए क्या आ जाएगा, फॉर, और संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान। अब यहाँ जो से आ रहा है अपादान से, इकाई के लिए आएगा फ्रॉम, अलग होने के लिए। इकाई के लिए आएगा अलग होने के लिए, से अलग, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है, तभी अगर हम इन विभक्तियों को नहीं समझेंगे तो हमारा तत्पुरुष समास का जो भेद है तत्पुरुष के द्वितीय से लेकर, या इनको हम कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तो वो हमें पहचानने में कठिनाई होगी। तो इसके बाद में क्या जाएगा, ये हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम। तो षष्ठी क्या है, संबंध। संबंध क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा का, की, के, ला, ली, ले आदि, है ना। और संबंध के बाद हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण हो जाएगा मैं पर, इसको कहेंगे इन ऑन, है ना। और लास्ट में हो जाएगा अपना अधिकरण के बाद जो होता है क्या कहते हैं, संबोधन। तो संबोधन तो इसमें संबोधन केवल विभक्ति होती है पर तत्पुरुष उसके अंतर्गत नहीं आता। तो हमारे जो तत्पुरुष आता है, तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है, द्वितीय से लेकर के और सप्तमी तक। तो इनके अंदर जिस समास के अंदर विभक्ति आ जाती है वो समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास का जब हम विग्रह करेंगे और उसमें विभक्ति आएगी वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास के भेदों को जानने के लिए हमें विभक्ति का क्रम जानना या व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण, यहाँ बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं, जैसे विद्यालय, रसोई घर, सभा भवन, यश प्राप्त, लोकग्रस्त, वनगमन, सेवा मुक्त, घुड़सवार, माखन चोर, धनहीन, ज्वरग्रस्त, पथभ्रष्ट, रोग मुक्त, राजपुत्र। तो ये सब उदाहरण इसके हैं, लेकिन अब इनको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा तत्पुरुष है। तो इसके लिए हमने यहाँ विभक्ति एक बार पुनः, पहले भाग में हमने विभक्ति समझाई थी और यहाँ हमने पुनः लिख दी है। तो अब आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है रसोई घर, पहला क्या लिखा है, रसोई घर। अब ये हो गया हमारा समासिक पद। अब हम इसका करेंगे समासिक पद का, जब हम करेंगे क्या कहते हैं विग्रह, तो ये हो जाएगा रसोई के लिए घर। क्या हो जाएगा साथियों, रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर जो के लिए है, अब समझिए आप, के लिए है तो ये किसके लिए आ रहा है, कौन सा कारक है ये, और ये है हमारा संप्रदान कारक। कौन सा कारक है ये, संप्रदान कारक। तो हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा तत्पुरुष है, ये संप्रदान तत्पुरुष है या तृतीय तत्पुरुष है। तो साथियों इस तरह से हम सारे जितने भी तत्पुरुष हैं उनके भेद को समझ सकते हैं। इसलिए हमें विभक्तियों की ज्ञान बहुत आवश्यक है। दूसरा हम उदाहरण बता देते हैं, जैसे सेवा मुक्त। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर हम दे रहे हैं सेवा मुक्त। तो जहाँ जैसे हमने लिखा सेवा मुक्त, तो सेवा मुक्त में क्या हो जाएगा, सेवा से, इसका विग्रह क्या होगा, सेवा से मुक्त।
अब यहाँ पर जो विभक्ति आई वो क्या आई है, से। विभक्ति क्या आई है, से। तो से विभक्ति आई है, तो से विभक्ति में इसका अर्थ क्या हो रहा है कि किसी चीज़ से अलग हो रहा है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ से अलग हो रहा है तो यहाँ पर से का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये देखो अपादान, से फ्रॉम मतलब से अलग होना। तो यहाँ पर जो हमारा जो तत्पुरुष होगा सेवा मुक्त में कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष या चतुर्थ तत्पुरुष जिसे हम कहेंगे। तो इस तरह से हम सारे जो भी समास हैं और तत्पुरुष समास के भेदों को हम अच्छे से जान पाएंगे। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है राजपुत्र, क्या है, राजपुत्र। तो यहाँ पर इसका विग्रह क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर जो राजा का पुत्र है तो जो विभक्ति इसमें क्या आई है, इसमें विभक्ति आई है का। तो का विभक्ति आने से हमें पता चल गया कि ये कौन सा तत्पुरुष है, ये है संबंध तत्पुरुष। ठीक है साथियों, तो ऐसे हम सारे भेदों को बड़े ही आसानी से तत्पुरुष समास को समझ पाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला उदाहरण है, एक आध उदाहरण और बता दूं, बाकी जो उदाहरण यहाँ लिखे हुए मैंने साथियों, इनके आंसर लिखकर मुझे आप कमेंट्स करें और उनमें सारे आंसर सही लिखें। तो जैसे एक उदाहरण और दिया है मैंने, रोग, अब जैसे बता दें रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ये कौन सा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। और बाकी माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। या वन गमन, वन को जाने वाला, तो ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऐसे ही सभा भवन, सभा के लिए भवन, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। तो साथ ही इस तरह से हम सारे तत्पुरुष समासों को पता कर पाएंगे और इनका विग्रह करना बहुत ज़रूरी है। विग्रह से हमें विभक्ति का पता चलेगा और विभक्ति से हमें तत्पुरुष के भेद का पता चलेगा कि इन 6 भेद में से ये कौन सा तत्पुरुष है। यदि सिंपल ऑप्शन में अगर ये आता है कि अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष की पहचान करना तो बहुत आसान है, फिर कोई भी विभक्ति आपको पता चल जाए कि इसमें विभक्ति है तो वो तत्पुरुष है। लेकिन कौन सा तत्पुरुष है इसको जानने के लिए हमें विभक्ति को भी याद करना आवश्यक होगा। तो इसके बाद जो अपना तीसरा जो समास आएगा वो आएगा कर्मधारय समास। तो साथियों कर्मधारय समास एक बहुत ही सरल समास है और इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहला पद होता है, या जैसे हम कहते हैं पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। साथियों इनको और अच्छे समझने के लिए आपको मैंने जो समास का भाग 1 बनाया है उसको आप एक बार देख लें तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने समास के क्रम को याद करने का सूत्र बताया है। जैसे मैंने सूत्र बताया था अत कब द्विद्वंद, इससे आपको समास के क्रम पता चल जाएंगे। अत कब द्विद्वंद, आ से अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, बा से बहुब्रीहि, द्वि से द्विगु और द्वंद से द्वंद्व समास। तो समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सारे एग्जाम्पल से आप जब इनका विग्रह करोगे और विभक्तियों से जब मिलाओगे तो आपको तत्पुरुष की क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है ना, जो कर्मधारय समास का, वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी कि जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे कि बहुत ही सरल इनके एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। चरण कमल, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, चरण कमल। तो यहाँ पर हो जाएगा कमल जैसे चरण, कमल जैसे चरण। तो यहाँ पर क्या चरण की विशेषता क्या बता रहा है, कमल बता रहा है। या यहाँ पर एक पद नील गगन, क्या लिखा है, नील गगन। तो ये पूर्व पद क्या हो गया, नील, यानी कि ये विशेषण हो गया, और ये हो गया दूसरा पद। तो दूसरे पद की विशेषता कौन, पहला पद बता रहा है, तो ये हो जाए नीला आसमान। तो इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा, नीला आसमान। साथ ही इस तरह से हम कर्मधारय समास काफ़ी सरल है और इसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास की एक चीज़ आप समझिए कि कर्मधारय समास का विग्रह हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो नीला आसमान इसका अर्थ है, लेकिन इसका जो विग्रह होगा, सही विग्रह क्या होगा, नीला है जो आसमान। समझिए आप, इस तरह से ये इसका अर्थ हो गया, लेकिन इसका जो बाकी जो विग्रह है समास का, जो कर्मधारय समास का विग्रह वो क्या है, नीला है जो आसमान। ऐसा विग्रह समझना इसलिए भी आवश्यकता है, जैसे एक कर्मधारय समास का एक उदाहरण है पीताम्बर। क्या उदाहरण है, पीताम्बर। पीताम्बर में यदि हम लिख देंगे पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। लेकिन यदि हमने पीताम्बर का विग्रह लिख दिया पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण, तो साथियों जब ये तीसरा अर्थ पैदा हो जाएगा तो मात्र साथियों इसके विग्रह
विग्रह बदल गया तो इसका समास भी बदल जाएगा। तो अब ये कर्मधारय की जगह ये पीताम्बर कौन सा समास बन जाएगा? बहुब्रीहि समास बन जाएगा। इसलिए हमें विग्रह को जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पर नील गगन में नीला है जो आसमान, और नवयुवक में नव है जो युवक या नया है जो युवक, महात्मा यानी महान है जो आत्मा, और महाराजा तो महान है जो राजा। इस तरह के आप समास विग्रह करेंगे तो आपका कर्मधारय समास का क्या कहते हैं पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला जो है अपना जो चौथे नंबर का जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। तो साथियों जैसे कि पहले अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, लेकिन जो बहुब्रीहि समास है इसमें ना तो पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है। यहाँ पर दोनों पद अप्रधान है, यानी कि दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं है। दोनों पद मिलके तीसरे पद का निर्माण करते हैं और यहाँ तीसरा पद ही प्रधान माना जाएगा। जैसे कि अब इसकी खासियत ये भी है कि दो पद मिलके तीसरा अर्थ बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ दशानन, जब मैंने दशानन कहा तो तुरंत आपका जो अर्थ रावण की ओर चला गया। अब मैंने कहा नीलकंठ, तो जैसे नीलकंठ का वैसे आपको महादेव की तरफ आपका ध्यान मतलब तुरंत जाता है। तो अब बहुब्रीहि समास से समझेंगे कि यहाँ पर जो तीसरा अर्थ निर्माण करते हैं, दो पद मिलकर के तीसरे पद का निर्माण जहाँ होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अब यहाँ पर कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण बहुब्रीहि हो सकते हैं या द्विगु समास के कुछ उदाहरण बहुब्रीहि हो सकते हैं, किंतु इनके उदाहरण बहुब्रीहि हो तो सकते हैं, लेकिन यदि कोई ऑप्शन में या कोई कॉम्पिटिशन की परीक्षा है और जहाँ पर कोई ऐसा पीताम्बर की तरह कोई उदाहरण आ रहा है जो जिसका तीसरा अर्थ हो रहा है और वहाँ अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि है और पद तीसरा अर्थ बना रहा है तो फिर वो बहुब्रीहि में जाएगा, वो कर्मधारय में नहीं जाएगा। या कोई ऐसा जैसे यहाँ पर त्रिनेत्र एक उदाहरण है द्विगु का, और त्रिनेत्र का अर्थ अगर विग्रह हो जाए ऑप्शन में अगर दिया हो, ऑप्शन में दिया हो बहुब्रीहि और द्विगु, तो फिर बहुब्रीहि माना जाएगा क्योंकि इसका जो उदाहरण है वो त्रिनेत्र में तीसरा पद बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ तीसरा पद का निर्माण होगा वहाँ बहुब्रीहि समास हो गई हुआ। यदि एग्जाम में बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं हो तो फिर द्विगु या कर्मधारय हो सकता है। तो अब बहुब्रीहि बता दें कि यहाँ पर इनके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अब इसका जो विग्रह होगा वो कैसे होगा? दशानन में 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो 10 है आनंद जिसकी अर्थात रावण, जो तीसरे पद का निर्माण यहाँ हो रहा है। यानी कि 10 और आनंद ये दो पद हैं और दो पद मिलाकर जो अर्थ बना रहे हैं वो तीसरा बना रहे हैं। लंबोदर में लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। तो इस तरह से जो हमारे दो पद मिलकर तीसरे पद जहाँ बनाएंगे वह समास बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ऐसी गजानन, गजानन में क्या होगा? गज का है आनंद जिसका अर्थात गणेश जी। गज मतलब जो हाथी का गर्दन जिसका है वो गणेश जी है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो इन सारे उदाहरणों में सब में जो तीसरा पद का निर्माण हुआ है लिखा कुछ, लेकिन इनका अर्थ जो निकल रहा है वो तीसरा निकल रहा है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास को पहचान यही है कि दो पद मिलके दो पद लिखे जाएंगे लेकिन जो अर्थ निकलेगा वो तीसरा निकलेगा। ठीक है, अगला हमारा आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास बहुत सरल है ये। इस समास में पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होता है, काउंटेबल नंबर्स। जैसे काउंट जिन्हें हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी काउंटेबल नंबर हो सकते हैं। तो वहाँ पर यदि पहले पद में इसके द्विगु समास के पूर्व पद या पहले पद में नंबर आ जाए, काउंटेबल नंबर आ जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। पर इसमें वही तीसरा अर्थ न बनाए। यदि तीसरा अर्थ निर्मित होगा तो बहुब्रीहि में चला जाएगा वो। तो यहाँ पर जैसे मान लो तिरंगा, तो यहाँ पर ज़्यादातर समूह की बात होती है। जैसे तिरंगा एक उदाहरण दिया है यहाँ पर तिरंगा, तो तिरंगा का विग्रह क्या है? 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। तो जहाँ समूह की बात होगी और गिनती ये काउंटेबल नंबर्स आएंगे 3 7 3 इस तरह से, तो ऐसे जो समास हैं वो द्विगु समास कहलाएंगे। अब इसमें देखिए साथियों, तिरंगा 3 रंगों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। तो इस तरह से जो समास होगा जिनमें नंबर्स आएंगे, काउंटेबल नंबर्स आएंगे, वह समास क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा द्विगु समास। ऐसे ही जो सतसई है, चौगुनी है, नवग्रह, तो इनके जो आप समास विग्रह करके आप कमेंट्स में मुझे लिखें और बताएं इसमें इसका समास विग्रह क्या होगा, सतसई का, चौगुनी का और नवग्रह का। इसके बाद हमारा जो अगला और लास्ट समास है वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है साथियों? इस समास के दोनों पद समान होते हैं और इसमें क्या होता है? डैश लगा होता है, यानी डैश मतलब जो योजक चिन्ह होता है। और यदि जब हम उसका विग्रह करते हैं तो इसमें और जो लुप्त रहता है वो और है ना फिर विग्रह में आ जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे लिखा है माता पिता, तो माता और पिता। अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा साथियों कि जो द्वंद्व समास है उसमें कभी कभी कंपटीशन में किस तरह से आता है और उसमें स्टूडेंट्स से ना आंखें बंद करके गलत आंसर लगा देते हैं। जैसे अगर आपके एग्जाम्पल में आ जाता है कि दिन 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 डैश दिन, तो स्टूडेंट्स
जो डैश को समझ के, यानी कि योजक चिन्ह को देख करके और दोनों पद देख करके, और इसमें द्वंद्व समास, इसको द्वंद्व समास समझ लेते हैं, और ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि जब दोनों पद समान होते हैं और जो योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, दोनों पद समान होकर योजक चिन्ह से जब जुड़े हों तो वो द्वंद्व समास ना होकर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ये ध्यान रखना। तो द्वंद्व समास होने के लिए दोनों पद विपरीत होना आवश्यक है। जैसे माता पिता दोनों विपरीत हैं, माता और डैश पिता, तो ये विपरीत हैं, तो इनका विपरीत होना आवश्यक है, तब द्वंद्व समास होगा। यदि समान अर्थ वाले शब्द हैं तो फिर वो क्या कहलाएंगे? वो अव्ययी भाव समास कहलाएंगे, वो द्वंद्व समास नहीं कहलाएंगे। समझ रहे हैं साथियों? जैसे भाई बहन है, तो भाई बहन एक विपरीत है, भाई का बहन विपरीत है। नर और नारी, नर और नारी, तो इसका विस्तार के जो विग्रह होगा, द्वंद्व समास का विग्रह क्या हो जाएगा? भाई और बहन, भाई बहन का भाई और बहन, माता पिता का माता और पिता, नर और नारी, नर नारी का नर और नारी, गुण दोष का गुण और दोष। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। देश विदेश, दोष गुण अगर विपरीत नहीं है साथियों तो वो कभी भी द्वंद्व समास नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, आगे से गलती ना करें। आपको यदि समास में डैश के साथ में कोई दो पद मिल जाए लेकिन दोनों समान हो तो वहाँ अव्ययी भाव होगा, और जहाँ दोनों विपरीत हों और योजक चिन्ह के साथ जो जुड़े हों वो कौन सा समास हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों द्वंद्व समास। तो साथियों आज मैंने इसको बहुत ही कम शब्दों में और स्पीडली आपको इन समास के विग्रह के बारे में समझाया है। जब आप इसका कुछ जो विस्तार है वो विस्तार से या जो आगे भाग 1 में आप देखेंगे समास के बारे में तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दोनों भागों को, जो भाग 1 और भाग 2 मैंने बनाया है, तो जब भाग 1 को आप अच्छी तरह देख लोगे तो भाग 2 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो आप दोनों भागों को देखें। और साथियों एक और बात कहना चाहूँगा, आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी नई नई वीडियो मैं बनाऊँ वो तुरंत आपके पास पहुँचे, और आपके जो भी कंटेंट या जो भी परेशानी है आपकी पढ़ने में आ रही है, जो भी जिस विषय में आपकी परेशानी आ रही है वो आपकी दूर हो सके। और इससे साथियों आप जब लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे और क्या कहते हैं सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी ऐसी वीडियो बनाऊंगा बहुत सरल भाषा में, जिससे आपको बहुत आसानी से कोई भी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बस मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगा हमारा संधि। तो संधि, जिन बच्चों की संधि में समस्या है तो हम संधि को उसमें कवर करेंगे, और उसके बाद जो भी है हमारे इसके बाद इंग्लिश के भी चालू होंगे। तो साथियों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।